अस्सलाम वालेकुम। हार्ट फेलियर की कंडीशन में हमारी बॉडी एज अ कंपेंसेटरी मैकेनिज्म रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट करती है, राइट। उससे आफ्टर लोड और प्री लोड बढ़ जाता है। ओके, व्हाट इज आफ्टर लोड एंड प्री लोड? कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि आफ्टर लोड ये होता है कि हमारा हार्ट जब ब्लड पंप कर रहा होता है, ठीक है, तो इट हैज़ टू वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टेंस दैट इज़ ऑफर्ड बाय दीज ब्लड वेसल्स। इसके अंदर प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, तो ये रेजिस्ट करते हैं। हार्ट की कार्डिक आउटपुट हार्ट फेलियर की कंडीशन में पहले ही बहुत कम होती है, राइट। इसकी वर्किंग टेंडेंसी, इसकी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पहले ही कम होती है, तो आफ्टर लोड बढ़ जाता है। रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बढ़ा देता है, प्लस वीनस रिटर्न इन बढ़ जाता है। वीनस रिटर्न मतलब वीनस रिटर्न बढ़ जाता है तो प्री लोड बढ़ जाता है। ये सिस्टम जब एक्टिवेट होता है प्री लोड बढ़ जाता है। प्री लोड बढ़ जाता है, प्री लोड मीन्स ये जो हमारे वेंट्रिकल्स में जब एट द एंड ऑफ डायस्टोल मतलब रिलैक्स जब होता है हार्ट, उसके बिल्कुल एंड पे जितना भी ब्लड यहाँ पे फिल होता है, ठीक है, जिस पे हार्ट को काम करना होता है, जो उसने पंप आउट करना होता है, बाहर पंप करना होता है ब्लड, वो भी बढ़ जाता है। कार्डिक आउटपुट जो होता है उल्टा कम हो जाता है। तो हम रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अब उसको हम एस इनहिबिटर्स की जो ड्रग है फोर्सिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, इनालेप्रिल, ये वाली ड्रग्स हम एडमिनिस्टर करते हैं। इससे क्या होगा, इससे आफ्टर लोड कम हो जाएगा। जो रेजिस्टेंस कैपिलरी जो है, कैपिलरी के हमारी जो ब्लड वेसल्स ऑफर कर रही है ना हार्ट को, वो कम हो जाएगी। वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, प्री लोड कम हो जाएगा, हमारे हार्ट पे वर्क लोड कम हो जाएगा। प्लस एंड रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जब भी एक्टिवेट होता है, ये सिक्रीट करता है एंजियोटेंसिन 2 को, जो कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी कम हो जाएगी, एंजियोटेंसिन 2 इनहिबिट हो जाएगा। एंजियोटेंसिन 2 जब भी रिलीज होता है बॉडी में, तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, जो कि सोडियम और वाटर की रिटेंशन करवाता है, ब्लड वॉल्यूम इनहेंस करता है, ब्लड प्रेशर इनहेंस करता है। तो ऑब्वियसली जब एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉक होगा तो एल्डोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होगा। हार्ट के ऊपर ओवरऑल वर्कलोड कम होगा, राइट। नेक्स्ट, इसके हम थेरेप्यूटिक यूजेस देखेंगे। हम किस पेशेंट को एस इनहिबिटर एडमिनिस्टर करेंगे? हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन की जो टर्म है वो हमने कल भी देखी थी। इस मीन्स कि जो हार्ट है ना वो स्ट्रेच करता है, ठीक है। पहले जो है ना हार्ट अपने आप को फिल करता है, ब्लड सब पे पंप आउट करता है। पहले इसकी जो हार्ट के मसल्स होते हैं ना, जब फिल हो रहा होता है, मतलब स्ट्रेच हो रहा होता है, तो कभी इतने ज़्यादा फाइबर्स हार्ट के लॉन्गेट हो जाते हैं कि फिर ये जो कॉन्ट्रैक्शन का जब टाइम आता है तो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वीक कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसको कहते हैं सिस्टोलिक फेलियर या हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, जो हार्ट फेलियर की कंडीशन है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो चैम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट इतना फोर्सफुली नहीं करता कि वो इतना ब्लड पंप कर सके कि हमारा कार्डिक आउटपुट पूरा हो पाए, ठीक है। या वो पेशेंट जिसको अभी रिसेंटली एमआई हुआ है, राइट, जिसको अभी मतलब रिसेंटली जिसको हार्ट अटैक का जो पेशेंट होता है, जिसको अभी रिसेंट हार्ट अटैक आया होता है, ठीक है। अब एस इनहिबिटर्स जो है इनका हम काइनेटिक्स, या हम ये देखते हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट में देते हैं, जिनको स्ट्रोक होता है ना, स्ट्रोक के पेशेंट की जो थेरेपी में भी हम एस इनहिबिटर को एज ए ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं ताकि फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके। हम थोड़ी सी फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं, तो ये ड्रग्स जो हैं ये हमने हाइपरटेंशन के चैप्टर में पढ़ी थी। फोर्सिनोप्रिल, लिसिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये जो है जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाती हैं जब हमको ओरली देते हैं। फूड जो है ना, एक इसकी ड्रग है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल को की जो कैप्टोप्रिल की एब्जॉर्प्शन को कम करती है, सो कैप्टोप्रिल जो है पेशेंट को हमेशा एम्प्टी स्टमक देना चाहिए। हाफ लाइफ इनकी 2 से 12 घंटे के दरमियान होती है। अच्छा, जो रीनली जो ड्रग्स होती हैं ना, ये एस इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल और इनालेप्रिल के अलावा दोनों, जो फोर्सिनोप्रिल है और जो फोर्सिनोप्रिल है ना, उस स्पेशली वो एक्टिवेट होती है बाय हाइड्रोलिसिस, बाय हेपाटिक एंजाइम। हेपाटिक एंजाइम जो है ना, पहले वो एज अ प्रोड्रग होती है, तो उसको पहले वो एक्टिवेट करता है, ठीक है।
बाय हाइड्रोलिसिस। अब रीनल एलिमिनेशन होती है एस इनहिबिटर्स की, जो मतलब फोसिनोप्रिल को छोड़ के बाकी जो है वो रीनल रूट के थ्रू एलिमिनेट होती है, रीनल एलिमिनेशन होती है उनकी। और जो फोसिनोप्रिल है ना वो हेपेटिक रूट से होता है। बस इसकी ये काइनेटिक्स याद रखनी है, ठीक है। इसकी जो एलिमिनेशन होगी ना ये हेपेटिक रूट से एलिमिनेट होगा। अब एडवर्स इफेक्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो एडवर्स इफेक्ट्स है ना वो हाइपोटेंशन है, ठीक है, रीनल इनसफिशिएंसी ज़्यादातर ये ड्रग्स कॉज करती हैं, ठीक है। अच्छा जी, सीरम क्रिएटिनिन लेवल को मॉनिटर रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेशेंट्स इस चीज़ की शिकायत करते हैं, ड्राई कफ की, फिर एंजियोएडीमा। ड्राई कफ और एंजियोएडीमा जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट जो है ज़्यादा पेशेंट्स में रिपोर्ट किया गया, क्योंकि जो एस इनहिबिटर है ना ये एक वैसोडायलेटर है, ब्रेडिकाइनिन, उसको भी बढ़ा देते हैं। क्यों? एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करते हैं, और एंजियोटेंसिन 2 जब प्रेजेंट होता है तो ये ब्रेडिकाइनिन इनहिबिट करता है। जब एंजियोटेंसिन 2 ही ब्लॉक हो जाता है तो ब्रेडिकाइनिन एक वैसोडायलेटर है जिसका जो बॉडी में भर जाता है, तो इट अफेक्ट्स लंग्स, कफ और एंजियोएडिमा, ये मेन एडवर्स इफेक्ट है। बाकी इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट है, बिल्कुल भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देते। अच्छा, ये हाइपरकैलेमिया कॉज करते हैं, तो इसके साथ ना कभी भी हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स इसके साथ नहीं देते। और जो है नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एक तो एस इनहिबिटर जो है वो तो डायरेक्टली जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को कर देते हैं ब्लॉक, राइट। जो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर रहा था एंजियोटेंसिन 2 में, इस एंजाइम को ब्लॉक करते हैं इनहिबिटर्स। लेकिन जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है ना, ये एंजियोटेंसिन 2 ने जिस रिसेप्टर पे जाकर बाइंड करना होता है 81 रिसेप्टर पे, इस रिसेप्टर पे एज अ कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एक्ट करते हैं, और इसे एंजियोटेंसिन 2 बाइंड नहीं करता अपने रिसेप्टर पे। यहाँ पे एस इनहिबिटर तो एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट ही नहीं होने देते, ठीक है, ओके। अब ये इसके एक्शन कभी कभी जो है ना एस इनहिबिटर जो है ना पेशेंट्स को इफेक्टिव नहीं लग रहे होते, ये ज़्यादा उनका एडवर्स इफेक्ट जो है कफ एंजियोडीमा की वजह से, तो हम आर्ब्स, वॉलसार्टन, ठीक है, टेलमीसार्टन, ठीक है, कैंडी सार्टन्स, ये सार्टन्स जो है हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर देते हैं। अब ये भी ऑब्वियसली सेम यूज़ है इनका, हाइपरटेंशन में यूज़ होंगे, एमआई में, हार्ट फेलियर, रिड्यूस इजेक्शन फ्रिक्शन, स्ट्रोक के पेशेंट को देंगे, ठीक है। इनकी काइनेटिक्स में नहीं देख रहे हैं कि ओरली एक्टिव होते हैं, रोज़ इनकी एक डोज, इनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होता है ना तो एक ही डोज काफ़ी होती है, एक्सेप्ट वॉलसार्टन, एक्सेप्ट जिसको 2 डोजेस में देना होता है। अब लो सार्टन की जो ड्रग है, इस फैमिली में जो लो सार्टन है वो ऐसे डिफ़र करता है बाकियों से, क्योंकि इसमें फर्स्ट पास पैटिक मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट होता है पहले एक्टिव मेटाबोलाइट में, और बाकियों में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। और एलिमिनेशन जो है इनकी रीनल और हेपाटिक रूट दोनों से, ठीक है। अब एडवर्स इफेक्ट्स ये हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के बिल्कुल एस इनहिबिटर की तरह ही हैं, बट इस वो जो कफ और एंजियोडीमा ज़्यादा देखने को मिलता है ना वो इसमें नहीं होता। फिर है हमारे पास आते हैं रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है। जो हम एंजियोटेंसिन 2 है ना, जो रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ना, ये एंजियोटेंसिन 2 को बढ़ाता है तो एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन बढ़ाता है। अब जब एल्डोस्टेरोन बढ़ता है तो एल्डोस्टेरोन सबको पता है कि ये सोडियम की रिटेंशन कराता है, वाटर की रिटेंशन कराता है, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ता है, आफ्टर लोड बढ़ता है, वर्क लोड बढ़ता है, प्री लोड बढ़ता है, वीनस रिटर्न बढ़ता है, हार्ट पे ओवरऑल वर्क लोड बढ़ता है, हार्ट का कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। सो हम देते हैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, राइट, हार्ट फेलियर, रिड्यूस इजेक्शन फ्रिक्शन में और एमआई के पेशेंट में। अब इसके अंदर जो ड्रग्स हैं ना हमारे पास, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लिरिनोन, हमारे पास 2 ड्रग्स हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लिरिनोन, राइट। ये एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करते हैं,
एल्डोस्टेरोन का जो एक्शन है सोडियम एपिथेलियल चैनल्स को बढ़ा के रीअब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम की, वो ब्लॉक हो जाता है, सोडियम वाटर की टेंशन नहीं होती, ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ता, हाइपरटेंशन कम होता है, हार्ट के अंदर जो चेंजेस आती हैं ना ड्यू टू इंक्रीज इन आफ्टर लोड एंड प्री लोड वो नहीं होती, हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन बेहतर होती है और हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट है वो बेहतर होता है। ठीक है, तो रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के इनहिबिटर में हमने 3 क्लास पढ़ी। हमने एस इनहिबिटर्स पढ़े, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और एल्डोस्टेरोन। ये तीनों जो हैं रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन को ये जो एस एंजाइम है या एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन, जो रीनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जब इंक्रीज होता है, ठीक है, ये एक्टिवेट होता है तो उसमें ये रिलीज होते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, ताकि हार्ट का वर्कलोड कम हो। हार्ट फेलियर में हमारा मेन गोल है कि हमने फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ानी है हार्ट की और उसका वर्कलोड कम करना है, ताकि उसके स्ट्रक्चर में चेंज ना आए, मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी ना हो। ठीक है, तो फ़िलहाल तो हमें ये आज ये पहली क्लास डिस्कस की है, नेक्स्ट इंशाल्लाह अब कल डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट कौन सी ड्रग्स देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।